अपनी जीत का तू इतना भी गुमान न करे बेखबर, इस शहर में तेरी जीत के जितने चर्चे मेरे हार के भी हैं। जनस्वराज और प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग आज यही कह रहे हैं, क्योंकि सच भी है। वो जो बिहार से बाहर बैठा था और देख रहा था कि भैया पीके के हर वीडियो पे लाखों करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, हर चैनल पर खाली पीके नजर आ रहे हैं। बिहार से जो आदमी बाहर निकला है वो खाली पीके के बारे में बात कर रहा है। और पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार में जात पात की जगह नौकरी, चाकरी, पढ़ाई लिखाई, छात्र, इन पर कोई नेता वोट मांग रहा है। लेकिन बिहार के बारे में खास बात है, बिहार में लोग बात कुछो करते हैं, वोट अपने तरीके से करते हैं। और यही बिहार को खास बनाता है, क्योंकि बिहार के बारे में यह कहा जाता है कि जब जब किसी नेता, किसी अभिनेता, किसी कलाकार, किसी पत्रकार या किसी रणनीतिकार को लगता है कि वो इतना काबिल बन गया है कि वो बिहार को पढ़ लिया, समझ लिया है, तब बिहार उसका वास्तविकता से परिचय करवाता है, रियलिटी चेक देता है। और इस बार बिहार ने यह किया है सियासत के सबसे समझदार रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ। वो प्रशांत किशोर जिनकी चाय पर चर्चा से मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बन गए थे। वो प्रशांत किशोर जिनके फिर एक बार नीतीश कुमार कैंपेन के चलते नीतीश पहली बार बीजेपी से अलग होकर कठिन परिस्थितियों में भी मुख्यमंत्री बन गए थे। वो प्रशांत किशोर जो पंजाब में अमरिंदर को सीएम बनवा ले गए, केजरीवाल को मोदी लहर में जितवा ले गए। 2020 में जिनका जलवा आंध्र प्रदेश में वाईएसआर ने देखा, तो सारी मशीनरी लगाने के बाद भी बंगाल में जिन्होंने बीजेपी के साथ खैला कर दिया और खैला होबे का नारा देके ममता को प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी के सामने जितवा दिया। वो प्रशांत किशोर जब अपनी पार्टी बनाकर बिहार में उतरे और 3 साल तक दिन रात एक करके लगे रहे, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा कर डाली, सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर डाला, सैकड़ों इंटरव्यू कर डाले, लेकिन जब नतीजा निकला तो बाबू वो वहीं से शुरू हुए जहां गिनती शुरू होती है, 0। और आज सब कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में सबसे बड़ा फेलर कोई है तो वो प्रशांत किशोर, सबसे बड़ा फेलर। बिहार के बाहर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात को लेकर है तो वो इस बात को लेकर है कि यार सच में प्रशांत किशोर यक्को सीट नहीं जीते भाई, और खाली 3% वोट पाए यार। मतलब 3% वोट तो आप निर्दलीय भी लड़वा दो तो हो जाता है। बहुत सारा कैंडिडेट जो नाराज होता है खाली उसको खड़ा कर दो अलग अलग जगह, जिसको टिकट नहीं मिला वो भी इतना वोट ले आता है। और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं भैया प्रशांत किशोर का होगा क्या? प्रशांत किशोर तो बड़बोलेपन में कह दिए थे कि 25 सीट अगर जेडीयू की आई तो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। प्रशांत किशोर सैकड़ों हजारों इंटरव्यू ठोक दिए थे। तो भैया ये खाली हवाबाजी थी या वाकई में पीके कुछ मिला? और पीके का क्या होगा? क्या सच में घर के ना घाट के? क्या पॉलिटिक्स छोड़ देंगे? क्या पीके पुराने धंधे में लौटेंगे? क्या जो बिहार उनको राजनीतिक तौर पर अवसाद ने भेज दिया उस बिहार के लिए फिर से काम करेंगे? ये सारा सवाल सोशल मीडिया पर आज गरमाया पड़ा है। कोई पीके के बारे में कथा लिख रहा है कि थैंक यू पीके, बिहार डोंट डिजर्व यू। कोई पीके कह रहा है कि बाबू इतना घमंड जरूरी नहीं था, आप कुछ ज्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिए थे। अरे अच्छा डॉक्टर भी अपना इलाज थोड़ी ना करता है, दूसरे का इलाज करता है जी। लेकिन हमको लगा कि जब पीके को लेकर सारी भावनाओं का ज्वार सोशल मीडिया पर उमड़ रहा है, कोई पीके को थैंक यू नोट लिख रहा है ये कहते हुए कि बिहार के लोग 10,000 में बिक गए, बिहार के लोग बकैती खूब करेंगे, आखिर में वोट जो है वो वही चोरी चकारी करने वालों को देंगे। तो हमको लगा कि आइए एक एनालिसिस कर लेते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पीके, क्योंकि पीके को लेकर दोनों साइड की बातें आ रही हैं। एक बिहार की जनता को सलाम ठोक रहा है, दूसरा बिहार की जनता को लेकर क्वेश्चन कर रहा है। हालांकि बिहार को भी मैं 2 हिस्सों में बांट देता हूं। एक जो बिहार से बाहर निकल गया, बिहार चुनावों में भी ये जो गए थे उनको समझ में आता कि जो बिहार से बाहर गया है उसे पीके की बात समझ में आती, क्योंकि पीके वो बात कर रहे हैं जो दिल्ली में बिहारी करता है
कि भैया बिजली आना चाहिए, पानी आना चाहिए, घर होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, पलायन नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार अलग तरीके से देखता है। बिहारी आदमी इमोशनल होता है और आज इसीलिए एनालिसिस करेंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता और गहरा हो सके। बिहारी लोग वैसे भी हमको बहुत प्यार करते हैं। थोड़ा अफसोस हमको रहा कि हम बहुत ग्राउंड रिपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जुड़िएगा, हमारा आपका रिश्ता मजबूत है। भविष्य में आते रहेंगे बिहार। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दे रखा है। और अब शुरू करते हैं बिहार को लेकर। तो देखिए, बिहार वो धरती है जहां सियासत के दिग्गजों का, बड़े बड़े दिग्गजों का अहंकार चूर चूर हो जाता है। आप याद कीजिए 2015 में मोदी जी भी सब जीत के गए थे, पहली बार हारे कहां थे? बिहार। ये वो मिट्टी है जो किताबी ज्ञान, थिंक टैंक और रणनीति के सुपर कंप्यूटरों को अक्सर धूल चटा देती है। यहां हर चुनाव एक नया चुनाव होता है, हर नतीजा नया होता है और एक नई कहानी लाता है। और इसीलिए प्रशांत किशोर की कहानी सुनकर हमको एक शेर याद आता है, मीर तकी का शेर, कि इब्तिदा इश्क में रोता क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ, लेकिन आगे जाएं उससे पहले बताएं कि प्रशांत किशोर हारे काहे थे। प्रशांत किशोर भारतीय पॉलिटिक्स चाणक्य कहलाए और चाणक्य बनता भी था, मतलब मजाक नहीं था। यूपीए के सामने मोदी को जिताना, फिर उन्हीं मोदी को बिहार में हराना, बंगाल में हराना। जिस पंजाब में वो कांग्रेस को जिताते हैं उसी कांग्रेस को वो दिल्ली में हरवा देते हैं, वाईएसआर को जितवा देते हैं, बंगाल में खेला होबे करते हैं। मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रशांत जिसके पास जा रहे हैं वही जीत जाता है। लेकिन जब प्रशांत मैदान में उतरे, खुद उतरे, पूरी ताकत लगा दी, सारा संसाधन लगा दिया और ये दावा किया कि बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया अध्याय लिखेंगे, तो उनके प्रयोग को ठुकरा दिया गया। और इसकी कई वजह है और कुछ वजह हम आपके सामने रखते हैं। बीजेपी काहे जीती है, एनडीए काहे जीती है, उसकी अपनी वजह है। वो 10,000 दीदी, मोदी जी का मैजिक, लोकसभा की 240 सीट के बाद इमोशनल सेंटीमेंट, नीतीश जी का सुशासन, महिलाओं में छवि, सब उनका कहानी। हम बात करेंगे प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर के हारने की जो पहली वजह थी वो था बिहार में जाति का जाल, जो बिहार की सियासत का सच है। बिहार की राजनीति में जाति वो सत्य है जो हर सियासी समीकरण का आधार है, आप माने ना माने। यूपी बिहार में आदमी सारा बकैती कर लेता है, आखिर में वोट अपने नेता को देता है और जो जातीय समीकरण सही से बना लेता है वो जीत जाता है। बिहार में अकेले जीतने का अभी तक किसी में हैसियत नहीं। इसी चुनाव में चाहे मोदी जी अकेले लड़ लेते वो हार जाते, इसी चुनाव में चाहे नीतीश बाबू अकेले लड़ लेते वो हार जाते, इसी चुनाव में चाहे चिराग पासवान अकेले लड़ते हार जाते, या तेजस्वी लड़ते हार जाते, या कोई और हार जाता, वो तो हार ही गए वो लोग। तो एक बहुत बड़ा सच है कि बिहार अगर आपको जीतना है तो जातीय समीकरणों को साध कर चलना होगा। ये वो राज्य नहीं है जहां पर एकला चलो रे, यहां एकला चलोगे तो फिर ओंडा ओंडा मिलेगा, और वही ओंडा प्रशांत बाबू को मिला है। हाँ, वही ओंडा मिला है। लालू यादव के पास 2 जात था, यादव मुस्लिम, उनको और जात ऐड करना था। वो कोशिश कर रहे थे कि और जात ऐड कर ले, लेकिन नहीं पाए। और उनका भी जो 2 पास उनके था, जात मुसलमान और ये यादव, उसमें से भी ओवैसी बाबू काट ले गए, तो वो भी हाईएस्ट पार्टी से आ गए नीचे। बीजेपी सवर्णों के साथ साथ जो हिंदुत्व का तड़का लगा रही थी उसका एक वोट बैंक आया, गैर यादव वोट बैंक लेकर आए वो, तो उसका फायदा इन लोग को मिल रहा था। अब अगर देखेंगे नीतीश कुमार जो है वो महिलाओं में गए, अपनी जाति उनकी रही, पासवान जी की जाति रही, मांझी जी की जाति रही, तो इस सारा मिला के जो तिकड़ी बनी उसकी वजह से इनकी कहानी बनी और यही इनको जिताने की वजह बनी। अगर ये नहीं होता तो मामला गड़बड़ाता। तो जाति एक बहुत बड़ा सच है बिहार का, और उस सच को आप नकारेंगे तो आप प्रशांत किशोर की जगह अपने को खड़ा पाएंगे। प्रशांत किशोर ने सारा काम किया, जहां वो गए भीड़ रही, लोग सुने, लेकिन बिहार में आदमी बाबू सुनता सबको है। आखिर में बटन जो है वो दी देख के देता, हमको क्या फायदा और हमारी जात वाला है क्या, बस इतना देख लेता है। और ये कटु सत्य है, यही चला रहा है 40 साल से और इसको अभी मिटने में समय लगेगा। दूसरा प्रशांत किशोर का नुकसान रहा, उनकी पहचान बाहरी वाली रही। प्रशांत कहने को तो बिहार के हैं, जन्म उनका बिहार में हुआ है, लेकिन वो रहे बाहर है और इसीलिए बाहरी का टैग उन पर बहुत लगाए, क्योंकि हार्वर्ड में पढ़ाई किए हैं, संयुक्त राष्ट्र में नौकरी किए, फिर मोदी जी के साथ गए,
तो उनकी भाषा में स्टाइल है, सब कुछ है। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि कुर्ता पजामा में रहे, दाढ़ी पकी रही, बाल थोड़ा रहा अंदाज में, लेकिन बिहारी आदमी जो है वो अपनेपन को तरजीह देता है। ये हमारा आदमी है। लालू जी का टूटा फूटा हिंदी, टूटा फूटा अंग्रेजी, उनका ठेठ स्टाइल कई सालों तक चलता रहा, जबरदस्त। वो जो देहाती अंदाज में वोट मांगते थे वो बिहारियों को अपना लगता था। नीतीश बाबू का जो सिंपल स्टाइल है कि भैया बहुत सिंपल आदमी, हमारे जैसा आदमी है, एकदम कॉमन मैन, वो सादगी, वो साइकिल यात्रा, बिहारी अस्मिता की बातें, एकदम लोकल टच फील देता है। और बीजेपी भी इस बार लोकल मुद्दों पे थी, लोकल नेताओं को ज्यादा बढ़ा रही थी। पीके भैया के साथ दिक्कत क्या हो रही थी कि पीके को ये लोग बाहरी 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 कर रहे थे। कई बार ये आरोप लगा कि दिल्ली के बाबू हैं, एसी गाड़ी से उतरते हैं और फिर गमछा डाल लेते हैं। हालांकि उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो जो सवाल था कि भैया अगर आप बिहारी तो तब तक कहां थे, वो एक गड़बड़ रहा इनके साथ। फिर उस पर तड़का लगा जो जन स्वराज नारा दिया था, न जाति न धर्म बस विकास, सुशासन, रोजगार मुद्दा। बिहार के युवाओं को नए बिहार का सपना दिखाया। उनको उम्मीद था कि जातीय व्यवस्था टूट जाएगी, लेकिन मतदाता शायद तैयार नहीं था, क्योंकि बिहार में फिर हम कह रहे हैं, एक तो बाहरी, ऊपर से जाति को लेकर बिहार में जाति सिर्फ एक पहचान नहीं है, सामाजिक पहचान। उनके लिए सत्ता, सम्मान, संसाधनों तक पहुंचने का तरीका है। तो सबको साथ लेके वाला नैरेटिव जो है वो मामला गड़बड़ा गया। खैर आप समझ लेते हैं कि प्रशांत किशोर हारे का है। अब मतलब वो नीतीश जी 10,000 रुपया दिए, मोदी जी को 2024 में वोट नहीं मिला था, उसका सिंपैथी वोट मिल गया, चिराग साथ आ गए थे, आरजेडी महागठबंधन गलत सीट बंटवारा किया, एग्रेसिव कैंपेन था, वो सब बात की बात है, उन लोग का बात है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर का, वो क्या है। प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति के चाणक्य कहलाए, और चाणक्य कहना जरूरी भी था। मतलब जो आदमी यूपीए के सामने मोदी जी को जिता दिया, फिर उन्हीं मोदी जी को जब वो पीक पर चल रहे थे बिहार में पहली बार हरा दिया, उन्हीं मोदी जी को बंगाल में खेला करके बाहर कर दिया, जबकि पूरी मशीनरी लगी थी वहां पे। कांग्रेस को पंजाब में जिताया, उसी कांग्रेस को दिल्ली में आम आदमी पार्टी से हरवा दिया, वाईएसआर को आंध्रा में जिताया। मतलब एक टाइम पे लग रहा था कि जहां पीके जीत वहीं है, लेकिन पीके ने जब जनस्वराज बनाया, बिहार में एक नया प्रयोग किया पॉलिटिक्स में, तो जनता ने ठुकरा दिया। और इसी को समझने के लिए आज आपको हम समझाएंगे कि बिहार में गड़बड़ाया का है। तो देखिए जी, बिहार की पॉलिटिक्स में जाति एक सच है, और यही जाति के जाल में पीके फंस कर रही है। आप बिहार जाइए, घूमिए, आपको रियलाइज हो जाएगा बिहारी आदमी सब बात करेगा, एजुकेशन, डेवलपमेंट, फलाना ढिमकाना, ये वो, लेकिन वो जात के जंजाल में फंसा हुआ इंसान है, और यही पीके समझ नहीं पाए। मतलब ये है सच वहां का। वोट बैंक का गणित जो है जातीय समीकरणों से शुरू होता है और वही खत्म होता है। और अगर आप बिहार में सोच रहे हैं कि बिना जातिगत समीकरण बांधे आप जीत जाएंगे, तो आप के साथ वही होगा जो 2015 में बीजेपी के साथ हुआ था, अभी 20 में चिराग पासवान के साथ हुआ था। जातीय समीकरण वहां एक बहुत बड़ा सच है, आपको उसको साध कर ही जीतना होगा। लालू यादव जो हैं वो MY फैक्टर चलाते हैं, हालांकि उन्होंने और कोशिश की। नीतीश कुमार कुर्मी कोयरी, अति पिछड़ा वर्ग, बीजेपी सवर्णों के साथ हिंदुत्व का तड़का लगाकर जीतती है। ये सारी कहानी वहां रही है, लेकिन इनके अलावा भी ये लोग कोशिश करते हैं कि हम और कैसे जोड़ें, और वही जोड़ने के चक्कर में ही सारा खेल होता है। ये आपको देखना पड़ेगा, अकेले वहां कोई जीत नहीं पाता। इस बार चुनाव में भी देखिए यही रहा। पीके जो थे वो बड़े दमखम से आए, एक जोखिम भरा दांव चला कि भैया ना जात ना धर्म, केवल विकास, सुशासन, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इसी पे जीत जाएंगे। बिहार के युवाओं से कहा कि नया बिहार, जाति के दीवार तोड़ देंगे, सबके लिए अवसर होगा। लेकिन बिहार का मतदाता तैयार नहीं था। यहां जाति सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि सत्ता, सम्मान और संसाधनों तक पहुंचने का रास्ता है। पीके का सबको साथ लेकर चलने का नैरेटिव जो है, उसकी चर्चा तो हुई, लेकिन वोट में नहीं गया। और चर्चा भी इसलिए हुई क्योंकि पीके इंटरव्यूज में बहुत एक्टिव थे। प्रवासी बिहारी पीके को पसंद कर रहे थे, क्योंकि वो दिल्ली रहे थे, उन्हें समझ में आ रहा था, दुनिया देखी थी कि दिल्ली की जरूरत है, लेकिन बिहार में और भी जरूरतें हैं। और इसीलिए लालू की आरजेडी ने यादव मुस्लिम वोटरों को सामाजिक न्याय का झंडा थमाया। नीतीश ने ईबीसी महादलितों को सुशासन का लालच दिया, और बीजेपी वाली मोदी हिंदुत्व के साथ गैर यादव ओबीसी को साध रही थी।
जातीय समीकरण बनाए। बीजेपी का ही देखिए, बीजेपी ने नीतीश जी को साथ लिया, उसके बाद पासवान साथ में थे, मांझी जी साथ में थे, उसके बाद जीते ये लोग। जाति से ऊपर का आइडिया सुनने में बड़ा क्रेजी था, क्रांतिकारी था, लेकिन मानो बिहार ने साफ कर दिया कि पीके तुम्हारा बात अच्छा है, लेकिन अभी भी हमारा डीएनए में जाति है, और जाति इतना जल्दी तो नहीं जाती, आउट समय लगेगा। एक कहानी ये था। दूसरा, पीके का जो नुकसान कर गया वो था पीके की बाहरी छवि। अब कहने को प्रशांत किशोर जो हैं वो हैं बिहारी, लेकिन बिहारी आदमी ओवर इमोशनल होता है, वो अपनापन ज्यादा प्रायोरिटी देता है। हमारा आदमी को, प्रशांत बिहार के हैं, लेकिन उनकी छवि जो है वो दिल्ली के कॉर्पोरेट वाले व्यक्ति की है। वो शख्स जो हार्वर्ड में पढ़ाई किया, संयुक्त राष्ट्र में नौकरी किया, फिर मोदी जी, ममता जी, अमरिंदर के साथ काम किया, केजरीवाल साथ काम किया, बड़े बड़े आदमी के साथ। बिहारी आदमी उतना कनेक्ट नहीं कर पाया। वो गए, उन्होंने कोशिश की, अपना हुलिया बदला, अंदाज बदला, कपड़े बदले, ठंड में गर्मी में 3 साल रगड़े, लेकिन तब भी वो जो ठेठ देहाती पॉलिटिक्स होती है उससे कोसों दूर थे। वो अपनेपन में शायद अटैच नहीं कर पाए। लालू जी का टूटा फूटा अंग्रेजी जो है वो वहां काम कर जाता है, देसी अंदाज ठेठ काम करता है। नीतीश जी का सादगी, भाई सिंपल आदमी, देखिए ना कैसा वेशभूषा है, एकदम सिंपल। प्रशांत मेहनत किए, बहुत मेहनत की, लेकिन बाहरी छवि उनको परेशान करती रही, और ये छवि बनाई भी गई विपक्ष की तरफ से कि भैया एसी गाड़ी से उतरते हैं और फिर गमछा डाल लेते हैं। ये सारी बात चली। कुछ लोग ये भी पूछे, भैया तुम बिहारी तो पहले कहां थे, आप कहां आए? अच्छा, इसका रीजन भी था कि जमीन पर संगठन नहीं था। तीसरा फैक्टर ये भी है, राजनीति केवल रणनीति से नहीं, जड़ों से भी चलती है। कई राज्य में आप देखे होंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी हार गई, लोग बोले खत्म हो गई, फिर लौट आती है। जड़ होने चाहिए, फिर पत्ता निकल आता है। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत उनकी रणनीति रही है। डेटा, सर्वे, माइक्रो मैनेजमेंट के उस्ताद हैं। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स जलेबी जैसी है या गोभी जैसी है, एक पत्ता खोलो अंदर एक और पत्ता, एक पत्ता खोलो और पत्ता और पत्ता, पत्ता गोभी है बिहार की पॉलिटिक्स। यहां जरूरत होती है जमीनी संगठन की, कार्यकर्ताओं की फौज की, स्थानीय नेताओं के नेटवर्क की। आरजेडी के पास लालू जी का दशकों पुराना कैडर है जो गांव गांव में फैला है। जेडीयू के पास नीतीश जी का प्रशासनिक अनुभव, स्थानीय नेताओं का समर्थन है। बीजेपी की शक्ति जो है उसके संगठन और आरएसएस की पकड़ में है। पीके ने शून्य से शुरू किया था, न पार्टी के पास कार्यकर्ता थे, न भीड़ थी, न स्थानीय चेहरा। उनकी रणनीति थी कि बिहार के युवाओं को जोश देकर एक नया संगठन खड़ा करेंगे। मगर बिहार में वोटर सिर्फ जोश नहीं देखता, अपना आदमी भी देखता है जो सुख दुख में साथ रहे। पीके को देखकर रैलियों में भीड़ तो आई, लेकिन वोट पे नहीं मिली। पदयात्रा चर्चा में तो रही, मगर कार्यकर्ताओं में तैयार नहीं कर पाई जो पीके का झंडा गांव गांव में उठाते। और क्योंकि पीके आंदोलन के भी खिलाफ थे, यह भी उनको नुकसान कर गया। बिहार में अगर आप आंदोलन करते तो भी आपको लेकर एक इमोशनल कनेक्ट होता है। पीके को आदमी सुना, साथ नहीं खड़ा, साथ आदमी आंदोलन में खड़ा होता है। पीके थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी थे, अति आत्मविश्वास। हालांकि उनका कॉन्फिडेंस उनकी ताकत है। हमको याद है बंगाल चुनाव में उन्होंने कहा था कि बीजेपी 100 सीट आई तो सब छोड़ देंगे, लेकिन इस बार ये कमजोरी बन गया। वो शख्स जिसने बड़े बड़े नेताओं को जिताया, वो ये मान बैठा कि उसी फॉर्मूले से बिहार जीत जाएगा। ठीक है, वो जीते देश, वो बंगाल जीते, पंजाब जीते, दिल्ली जीते, बिहार भी नीतीश जी के साथ जीते, लेकिन वो भूल गए कि वहां नीतीश कुमार भी थे। नीतीश जी का अपना एक फैन फॉलोइंग था, आरजेडी का भी फैन फॉलोइंग था जब 15 जीते थे, उसके साथ वो संगठन था। बिहार में खाली डेटा काम नहीं कर सकता, कॉर्पोरेट स्टाइल कैंपेनिंग काम नहीं कर सकते। पीके ने बिहार को समझने की कोशिश की, पदयात्रा, गांव गांव के दौरे, रैलियां सबूत है, लेकिन बिहार की गहराई को वो समझ नहीं पाए। उनकी रणनीति थी कि नीतीश और लालू की पुरानी सियासत को चुनौती देंगे, मगर वो भूल गए कि बिहार का वोटर जो है बदलाव चाहता है, लेकिन जड़ से उखाड़ना नहीं चाहता है, और ये उनके लिए नुकसानदायक रहा। प्रशांत किशोर ने जब जनस्वराज की नींव रखी थी तो वादा था कि एक बिहार जो जाति, धर्म, राजनीति से मुक्त होगा। रणनीति साफ थी। इसको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आदमी खाली यही सब बात कर रहा था। बिहार के युवा, शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग
ने इसकी तारीफ भी की, प्रवासी लोगों ने तारीफ की, लेकिन सिर्फ इससे कहानी नहीं बनती है। बिहार का युवा जो बाहर है, जो पलायन झेल रहा है, उसको सपने गए कि नौकरी, शिक्षा, बेहतर भविष्य, लेकिन एक रात में क्रांति नहीं होती है। जन्म भर का कोढ़ एक बार गंगा नहाने से नहीं जाता, ऐसा कहावत हमारे यहाँ कहते हैं। इसको प्रैक्टिकली मत ले लीजिएगा, नहीं तो कुछ लोग इसको भी लेके ट्विटर पर रोना गाना शुरू कर दें कि आप ऐसा कह रहे थे। खैर, 2025 के चुनावों में जनस्वराज का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पार्टी कम सीट जीती, उनका वोट शेयर ना के बराबर रहा। लेकिन क्या पीके कुछ नहीं जीते? क्या 0 सीट पाकर पीके खाली फेलर रहे या कुछ जीता भी पीके ने? तो जीता भी है। हार में भी जीत होती है ना भाई साहब। पीके क्यों हारे ये हमने आपको बताया। हार से क्या नुकसान हुआ वो दुनिया देख रही है, लेकिन इस हार के बीच में उनका प्रयोग उनको क्या दे सकता है या क्या दिया, वो हम आपको समझाते हैं। क्या इस हार का मतलब यह था कि प्रशांत किशोर का बिहार का प्रयोग पूरी तरह खराब था? नहीं, पूरी तरह खराब नहीं था। उनकी कोशिश ने बिहार की सियासत में कुछ ऐसा छेड़ा है जो शायद अभी नहीं दिख रहा, लेकिन हो सकता है भविष्य में इसका असर डाल दे। आज पीके को लेकर एक वर्ग है जिसमें सिंपैथी सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। कोई कह रहा है कि भाई बिहार डोंट डिजर्व यू। ठीक है, वो पीके का समर्थक है, बाहरी आदमी जो वो भी कह रहा है, लेकिन गांव में भी आज से कुछ साल बाद अगर काम नहीं होगा, शहरों में काम नहीं होगा, पलायन की समस्या रहेगी, बेरोजगारी समस्या रहेगी, युवाओं की समस्या रहेगी, तो लोग आत्मचिंतन करेंगे कि यार ऐसा नहीं था कि हमको मौका नहीं था। एक आदमी आया था जो पूछ रहा था कि शिक्षा के नाम पे वोट दे दो, स्वास्थ्य के नाम पे वोट दे दो, बेरोजगारी के नाम पे वोट दे दो, महंगाई के नाम पे वोट दे दो, इंडस्ट्री के नाम पे वोट दे दो, पलायन के नाम पे वोट दे दो। हम ही लोग नहीं दिए थे ना भाई। तो वो जो अंदर एक टच करना होता है, हिट करना होता है, वो पीके ने किया है। वो जो मनमोहन जी ने कहा था कि इतिहास न्याय करेगा, पीके को भी यही रहेगा। पीके ने बिहार की राजनीति में उन मुद्दों को केंद्र में लाया जो केवल जाति धर्म की सियासत में दब गए थे। शिक्षा, रोजगार, पलायन, सुशासन जैसे विषय बिहार की राजनीति की चर्चाओं का हिस्सा बन गए। उनकी रैलियों, भाषणों ने बिहार के पुराने गठबंधनों को मजबूर कर दिया कि वो भी इन्हीं विषयों पर बात कर रहे थे, इन्हीं को जोर दे रहे थे। और ये पीके की जीत थी, युवाओं में जागृति पैदा करना सबसे बड़ी जीत थी। बिहार के युवाओं में एक नई उम्मीद का संचार हुआ। ठीक है, उम्मीद वोट पे नहीं बदली, लेकिन उनकी सभाओं में उमड़ी भीड़, सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात का सबूत है कि बिहार का नौजवान भी बदलाव चाहता है। हाँ, आज प्रवासी बिहारी ज्यादा चाहता है, मूल बिहारी कम चाहता है, लेकिन चर्चा रही। ये जागृति भविष्य में किसी नए आंदोलन का आधार बन सकती है। पीके ने बिहार की पुरानी सियासत को चुनौती दी, एक्सपोज किया। नीतीश और लालू जैसे नेताओं को दशकों पुरानी रणनीति पर सवाल उठाए और दिखाने की कोशिश की कि कैसे सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। भले ही जनता ने ठुकरा दिया, लेकिन कई बातें हैं जो दिमाग में घर कर गई हैं, लोग सोच रहे हैं, हार कर गई। पीके का जनस्वराज कोई एक चुनावी प्रयोग नहीं था, एक लंबी सियासी लड़ाई का पहला कदम था। हार ने साबित किया कि बिहार में बदलाव आसान नहीं है, लेकिन कोशिश ने यह भी दिखाया कि गुंजाइश तो है। और ऐसे ही पॉलिटिक्स में एक रात में कुछ नहीं होता। हमने भी प्रशांत किशोर का जब इंटरव्यू किया था तो हमने कहा था कि काशीराम ने सही कहा था, पहला चुनाव हारो, दूसरा हरवाओ, तीसरा लड़ो, चौथा जीत जाओ। अब प्रशांत किशोर पर निर्भर करता है कि वो हार से रणनीति सबक लेते हैं, रणनीति को धार देते हैं, तो भविष्य में जनस्वराज एक ताकत बन सकता है। बिहार ने पीके को ठुकरा दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनकी बात में दम नहीं था, बल्कि ये बिहार की सियासी हकीकत को दर्शाता है। बिहार की जनता अभी भी उन नेताओं पर भरोसा करती है जो जातीय पहचान और तत्कालिक जरूरतों को संबोधित करते हैं। नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि, लालू यादव का MY समीकरण अभी भी बिहार में हावी है। पीके का विकास और बदलाव का नैरेटिव शहरी शिक्षित वर्ग और प्रवासी बिहारियों को आकर्षित तो कर सका, लेकिन ग्रामीण बिहार जहां वोट की असली ताकत है वहां बहुत असर नहीं कर पाया। इसके अलावा पीके की अपनी भी कमियां थी। उनकी रणनीति में जोश था, जुनून था, लेकिन जमीनी हकीकत से थोड़े कटे हुए थे। उनकी पार्टी में अनुभवी नेताओं की कमी थी।
उनकी खुद की छवि एक मैनेजर की ज्यादा रही, एक जननेता कम बन पाए। बाहरी का टैग उनको परेशान करने लगा कि एक आदमी एसी से उतरता है और फिर वॉक करता है। बिहार जैसे राज्य में जहां लोग अपने नेता से भावनात्मक जुड़ाव करते हैं, शायद ये कमियां उन पर भारी पड़ गई। लेकिन पीके की हार कोई अंत नहीं है, एक शुरुआत हो सकती है। अगर वो इस हार से सबक लेते हैं तो भविष्य में जनस्वराज को और मजबूत कर सकते हैं। कुछ सुझाव जो वो अपना सकते हैं वो ये है कि जमीनी संगठन मजबूत करें। काफी समय है, नीतीश जी का उम्र हो रहा है। बिहार में एक वैक्यूम तो है, नीतीश जी के बाद कौन? कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है। बीजेपी के पास भी कोई नेता नहीं है। तेजस्वी पर टैग है, कांग्रेस के पास भी कोई नेता नहीं है। प्रशांत को लोग जानते हैं, प्रशांत की इज्जत भी है। तो अगर प्रशांत किशोर एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा बनाते हैं जिसमें स्थानीय नेता कार्यकर्ता शामिल हो, जातीय समीकरण को समझते हो, भले वो जाति के खिलाफ हो, लेकिन बिहार में आप इसे कंप्लीटली नजरअंदाज नहीं कर सकते, और एक लंबी लड़ाई की तैयारी करते हो, क्योंकि एक रात में क्रांति नहीं होती है। जमीनी स्तर पर काम करना होगा, जनता विश्वास पैदा करना होगा, बीजेपी घेरना होगा। तो हो सकता है कि प्रशांत किशोर कुछ बड़ा कर दे भविष्य में। हालांकि प्रशांत किशोर को तय करना उन्होंने क्या करना है। कई रास्ते उनके पास है। पॉलिटिक्स में डटे रहे, एक इतना आसान होगा नहीं। दूसरा, पुराने धंधे में लौट जाए। रणनीतिकार वाला करियर खत्म नहीं हुआ है। देश दुनिया के नेता उनकी सेवाओं के लिए तैयार हैं। अगर वो सियासत छोड़कर वापस पॉलिटिक्स में लौटते हैं तो उनकी डिमांड पहले जैसी ही होगी, पहले जैसी ही होगी। अभी भी इस देश में सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनको बुला लेंगे। उनका रिपोर्ट कार्ड बड़ा मजबूत है। हालांकि क्या पीके ये करना चाहेंगे? तीसरा, नया प्रयोग। पीके हमेशा से एक्सपेरिमेंट वाले इंसान रहे। हो सकता है सियासत से हटकर सामाजिक आंदोलन की दिशा में जाएं, शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करें। बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। चौथा, संन्यास का रास्ता। सबसे कम संभावना है। पीके की उम्र 40 के आसपास है। उनका जुनून उन्हें चुप नहीं बैठने देगा। हाँ, अगर बिहार की हार उन्हें मेंटली तोड़ देती है तो हो सकता है वो पॉलिटिक्स से दूर हो जाए। पर प्रशांत किशोर से जितना मैं मिला, जितना उनको मैंने जाना, और वो इंटरव्यू जो मैंने उनका किया था जिसमें 4-5 घंटे गुजारे, प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी कि मैं रेस्टलेस इंसान। प्रशांत हमको एक मामले में हमारी तरह भी लगे थे कि सुकून से नहीं बैठ सकते, शांति से नहीं बैठ सकते। काम करना किक देता है, अच्छा लगता है काम करना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ठहरेंगे नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट हमको उनके एटीट्यूड में लगा था। हमको लगता है वो कोशिश करेंगे, फिर से उठेंगे। कुछ दिन लेंगे अपना टाइम, बट फिर उठेंगे। खैर, प्रशांत किशोर की कहानी अधूरी है। वो एक ऐसे योद्धा है जो बार बार हारने के बाद भी मैदान में रहते हैं। उनकी हार ने बिहार की सियासत की जटिलता को दिखाया है। लेकिन सियासत में कोई भी हार अंतिम हार नहीं होती। 1994 में नीतीश कुमार थोड़े लोगों की रैली में शुरुआत की थी और आज बिहार के सबसे लंबे समय तक के मुख्यमंत्री हैं। लालू यादव भी जेल गए थे। उनकी पार्टी आज भी बिहार की सियासत में एक मजबूत पार्टी है। प्रशांत के पास अनुभव है, जुनून है, प्रतिभा है। अगर वो बिहार को और वक्त देकर समझेंगे, उनकी भावनाओं से जुड़ेंगे, उसकी जटिलता को समझेंगे, एक स्पष्ट वैचारिक रास्ता चुनेंगे, तो बिहार की सियासत में वो एक नया अध्याय लिख सकते हैं। हाँ, अगर बड़बोली आदत, आंदोलनों से दूरी बनाए रखेंगे, फिर तो रावी मालिक है। लेकिन प्रशांत किशोर की कहानी हमें सिखाती है कि सियासत में रणनीति और तकनीक सिर्फ काफी नहीं है। जनता का दिल जीतना पड़ता है, और बिहार का दिल जीतना आसान नहीं है। बिहार ने पीके को वही सबक सिखाया जो हर बड़े सियासतदानों को सिखाता है कि यहां जीत के लिए सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि धैर्य, जमीनी जुड़ाव, समय चाहिए। पीके की हार उनके करियर का अंत नहीं है, बल्कि कहानी की शुरुआत हो सकती है। वो शायद ठोकर खाकर और मजबूत उठे। बिहार ने उन्हें मात दी, लेकिन क्या वो बिहार को मात दे पाएंगे? इस सवाल का जवाब समय देगा। फिलहाल कहानी वहीं अंत होती है जहां से हमने शुरू की थी, कि जब जब आप बिहार को समझने का दावा करते हैं, बिहार आपको समझाता है कि बाबू, बिहार को समझना इतना आसान नहीं है। आप प्रशांत के ऊपर है, हार मानते हैं या बिहार को दोबारा जीतने की कोशिश करते हैं। और तब तक ये सवाल बरकरार है, व्हाट इज नेक्स्ट पीके? रीस्टार्ट और द एंड?